हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए भगवती चरण वर्मा के उपन्यास भूले बिसरे चित्र से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां, इसके पात्रों के परिचय आदि लेकर आई हूं। तो जब मैंने ये पहली बार वीडियो बनाया था तो इस वीडियो में काफ़ी कुछ जो है गलतियां थी। इसी के कारण मैंने कमेंट में भी आपको बताया था कि ये उपन्यास मैं आप सभी के सामने दोबारा लेकर आऊँगी एक सही और सटीक जानकारी के साथ। तो आज का वीडियो उसी पर आधारित है, इस उपन्यास से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है। और एक और रिक्वेस्ट है कि ये मेरा हाथों से लिखा हुआ नोट्स है, तो इसको ध्यान में रख के सही से सुन लीजिएगा। अगर कहीं पर राइटिंग समझ नहीं आती हो तो, क्योंकि अभी मैंने इसको स्वयं के द्वारा लिखा था और मैं वर्ड में इसको बदल नहीं पाई थी, MS वर्ड में मैंने इसको नहीं बदला था, तो डायरेक्ट मैं वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि मैंने आपको पिछली बार भी अपने वीडियो में यही चीज़ बोली थी कि मेरा फिर ये डबल काम हो जाता है, तो काफ़ी इन चीज़ों में टाइम लगता है, नहीं कर पाती हूँ। तो थोड़ा आप भी मैनेज करिए, मेरे साथ कॉर्पोरेट करिए। कॉर्पोरेट करेंगे तो दोनों ही चीज़ें हो जाएगी, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं सारे नोट्स जो है हैंड रिटन ही देती हूँ, वर्ड में भी कन्वर्ट होता है, लेकिन कभी कभार होता है कि हैंड रिटन ही हो पाता है। तो चलिए, जो भी है चलिए, अब उस चीज़ को थोड़ा आप भी मैनेज करिए, थोड़ा मेरे साथ भी होगा। तो चलिए, उपन्यास से संबंधित जानकारी तो पहला देखिए। अब इसके लेखक कौन है, ये प्रश्न अधिकतर पूछा गया है पेपरों में। तो भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी। और दूसरी चीज़ जो इसकी महत्वपूर्ण है कि इस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है 1961 ईस्वी में। तो ये चीज़ महत्वपूर्ण है कि इस उपन्यास को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। अब बात करते हैं कि ये उपन्यास जो है कितने कालखंडों में विभाजित है। तो देखिए, इसमें भूले बिसरे चित्र जो है 4 पीढ़ियों का कथानक है, जिसमें 4 पीढ़ियां जो है हमें दिखाई गई है। अब 4 पीढ़ियां जिसमें दिखाई जाएगी तो एक लंबा समय जो है उसमें लगेगा। तो इसका जो कालखंड है वो भी देख लीजिए, सन देख लीजिएगा, 1880 से लेके 1930 तक का है। लगभग जो है 50 वर्षों की कथा का वर्णन जो है इस उपन्यास में कहा गया है। और इतना लंबा समय इसमें देने के कारण इस उपन्यास को जो है पीरियड नॉवेल भी कहा जाता है। अब इसके अलावा देखिए, ये उपन्यास जो है कितने खंडों में विभाजित है, तो ये 5 खंडों में विभाजित है। तो ये उपन्यास जब आप पढ़ेंगे तो 5 अलग अलग खंड आपको देखने को मिलेंगे। और इस उपन्यास में 4 पीढ़ियों का कथानक है, यानी हर पीढ़ी जो है इसमें महत्वपूर्ण है। तो इसमें जैसे कि मैला आंचल उपन्यास में पात्रों की बहुत अधिक भरमार है, और उसमें हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक प्रमुख पात्र है। कई लोग जैसे कहते हैं कि प्रशांत जो है मैला आंचल का प्रमुख पात्र है, जो कि एक गलत उत्तर है। मैला आंचल में कोई भी नायक नहीं है, वहाँ का जो अंचल क्षेत्र है वो वहाँ का नायक है। इसी प्रकार से भगवती चरण वर्मा के उपन्यास भूले बिसरे चित्र की अगर मैं बात करूं तो इस उपन्यास में भी कोई भी नायक नहीं है, क्योंकि जब आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो आप इस उपन्यास में हर कैरेक्टर को, हर चरित्र को अलग अलग पढ़ेंगे, तो किसी एक को उसमें से नायक कहना उचित नहीं है। तो ये उपन्यास जो है एक नायक विहीन उपन्यास है। और इसकी शैली क्या है, तो ये वर्णनात्मक शैली में लिखा गया है। अब इस उपन्यास का वर्ण विषय क्या है, तो पहली चीज़, ये 4 पीढ़ियों का कथानक है। यूपी के मध्यवर्गीय परिवार की ये कहानी है। और इस उपन्यास में जो है संयुक्त परिवार का विघटन जो है वो दिखाया गया है। अब 4 पीढ़ियाँ जो है पीढ़ी दर पीढ़ी आई है, तो उसमें कैसे एक संयुक्त परिवार में जो है विघटन हो जाता है, इसका वर्णन इस उपन्यास में है। इसके अलावा जो है सामंतवाद आपको देखने को मिलेगा, और सामंतवाद से की जो है पराजय किस प्रकार से होती है, और पूंजीपति वर्ग जो है किस प्रकार से पूंजीपति जो वर्ग है वो स्थापित हो जाता है, ये भी इस उपन्यास में दर्शाया गया है।
और इसमें भारतीय जीवन की जो संघर्षपूर्ण स्थिति है इस उपन्यास में उनका चित्रण आपको देखने को मिलता है। अब अगला जो प्रमुख चीज़ इसमें आता है वो ये है कि इसमें 4 पीढ़ियाँ कौन सी है, क्योंकि जब भी आप उपन्यास पढ़ेंगे आपसे यहाँ प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि अब ये 4 पीढ़ियों का कथानक है तो इसमें 4 पीढ़ियाँ कौन कौन सी है। तो इसमें जो सबसे पहली पीढ़ी आती है और इसकी शुरुआत जहाँ से होती है वो है मुंशी शिवलाल। तो मुंशी शिवलाल, देखिए फर्स्ट जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें शिवपाल हो गया है तो वो एक गलत है, और जो इसका मुख्य कथानक शुरू होता है वो है मुंशी शिवलाल से, लाल है वो, और उनका पुत्र होता है ज्वाला प्रसाद दूसरी पीढ़ी, गंगा प्रसाद तीसरी पीढ़ी, और नवल किशोर जो है वो है चौथी पीढ़ी। तो इन 4 पीढ़ियों का कथानक जो है इसमें वर्णित है। अब बात करते हैं इसके 5 खंडों में क्या वर्णित है, किस खंड में किस चीज़ के बारे में, किसके बारे में बताया गया है। तो जब इसके पहले खंड की बात करूं तो इसमें जो जैसे कि मैंने बताया कि ये कहानी जो है मुंशी शिवलाल, यहाँ भी पाल हो गया है, मुंशी शिवलाल से ये कहानी जो है शुरू होती है। तो इसके पहले खंड में मुंशी शिवलाल, फिर उनका पुत्र जो है उसकी कहानी है कि उसको किस प्रकार से मुंशी शिवलाल जो होते हैं वो कचहरी में काम करते हैं और खुशामदी व्यक्ति होते हैं, जो लोग होते हैं जो केस आते हैं उनकी वो खुशामद किया करते हैं, और इसी खुशामदी के द्वारा इनका जो पुत्र होता है ज्वाला प्रसाद, इनको ये नायाब तहसीलदार जो है वो बनवा देते हैं। तो फिर ये घाटमपुर एक जगह है जहाँ पर ज्वाला प्रसाद को ये नौकरी लगवा देते हैं। फिर ज्वाला प्रसाद के जीवन में जो समस्याएं आती है, वहाँ जब वो घाटमपुर में जाता है तो उसके साथ में जो क्या क्या घटनाएं घटित होती है, उसकी निजी जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित होती है, तो इन्हीं सब का चित्रण जो है इसके पहले खंड में दिखाया गया है। और इसके बाद उसके पुत्र जो गंगा प्रसाद है उसका जन्म भी आपको इसके पहले खंड में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके दूसरे खंड की कि इसके दूसरे खंड में क्या चीज़ें बताई गई है। तो इसके दूसरे खंड में शिवलाल की मृत्यु जो है दिखाई गई है। अब शिवलाल की मृत्यु होती क्यों है कि ये जो ज्वाला प्रसाद है वो घाटमपुर में अपनी नौकरी कर रहे होते हैं, वहीं पर शिवलाल भी अपने पुत्र के पास रहने आ जाते हैं। फिर ये शिवलाल, जैसा कि मैंने बताया, खुशामदी, थोड़ा घूस लेने वाला टाइप का आदमी, मतलब घूस दे के काम होने वाला इस टाइप का थोड़ा आदमी होता है। लेकिन वहीं पे इनका पुत्र जो होता है ज्वाला प्रसाद ईमानदार प्रवृत्ति का होता है, गलत राह पे चलना नहीं चाहता। तो कुछ ऐसा घटित होता है कि उसके बाद जो है दोनों बाप बेटों में जो है विवाद होता है। गुस्से में आकर शिवलाल जो है अपने सर पे प्रहार कर लेते हैं और घायल हो जाते हैं। इलाज करने के बाद भी ठीक नहीं होते और कुछ समय पश्चात इनकी मृत्यु हो जाती है। तो दूसरे भाग में हमें शिवलाल की मृत्यु दिखाई जाती है, और इसके बाद जो है ज्वाला प्रसाद के जीवन की जो समस्याएं हैं वो सारी जो है दूसरे भागों में भी हमें देखने को मिलती है। जयदई नाम की एक स्त्री जो है ज्वाला प्रसाद के जीवन में आती है, और क्या क्या अलग अलग घटनाएं जो है वहाँ पर होती है। फिर जयदई और ज्वाला प्रसाद का जो संबंध है उन सभी के बारे में जो है दर्शाया गया है। और इसका अंत जो है, जयदई जो है गंगा प्रसाद को अपने पास रख लेती है, उसका पालन पोषण करती है, उसकी शिक्षा करती है। तो इस कहानी का मतलब इस उपन्यास के जो पहले 2 खंड की बात करूं तो ये दोनों खंड जो है वो ज्वाला प्रसाद पर आधारित है। तो पहले और दूसरे खंड में हमें ज्वाला प्रसाद के बारे में जानकारी जो है देखने को मिलती है, उसके जीवन की समस्याएं आदि देखने को मिलती है। अब बात करें इसके तीसरे खंड की कि तीसरा खंड जो है इसमें किस पर वर्णित है। तो जैसे कि दूसरे खंड में आपने अंत में देखा कि जयदई जो है ज्वाला प्रसाद के पुत्र गंगा प्रसाद का पालन पोषण करती है, तो तीसरे में गंगा प्रसाद जो है जवान हो जाता है, BA पास कर लेता है, और उसके बाद जो है गंगा प्रसाद के जीवन में जो घटित घटनाएं होती है
और नौकरी करता है। फिर उससे आगे की जो समस्याएं होती है, अब देखिए इसके पिता कौन है, ज्वाला प्रसाद। ज्वाला प्रसाद की नौकरी तहसीलदार की है और जो है उनको कोई मतलब ईमानदारी प्रवृत्ति के थे। लेकिन उन्हीं के पुत्र गंगा प्रसाद जो है एक विलासिता पूर्ण जो है जीवन, क्योंकि कहा जाए तो ये एक रईस जादे के मतलब इनको जो है सारी सुख सुविधाएं जो है मिली हुई थी। तो ऐसे में जो इनका नेचर है, गंगा प्रसाद का जो नेचर दिखाया गया है वो दिखाया गया है कि विलासिता पूर्ण और अपने आदर्शों से भटकने वाले, अपने रास्ते से भटकने वाले, तो इस प्रकार की जो है चीज़ें दिखाई गई है। तो इसके तीसरे खंड में हमें गंगा प्रसाद के जीवन में जो घटनाएं घटित होती है, उसकी समस्याएं, उसके नौकरी आदि से ये डिप्टी कलेक्टर जो है वो बन जाता है। अभी जब मैं पात्रों की डिटेल कराऊंगी तब बताऊंगी पात्र परिचय में। और इसके बाद जो इसकी जयदई होती है उसकी मृत्यु दर्शाई गई है। गंगा प्रसाद की नौकरी आदि का वर्णन, गंगा प्रसाद का विवाह, गंगा प्रसाद के जीवन में आने वाली जो स्त्रियां हैं उसका वर्णन इसमें देखने को मिलता है। वहीं पे इसके चौथे खंड में भी हमें गंगा प्रसाद के बारे में ही जानकारी मिलती है। छिनकी की मृत्यु जो है वो हो जाती है और जो स्वतंत्रता आंदोलन है उससे संबंधित जो चीज़ें हैं, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित, इन सब का वर्णन है। फिर गंगा प्रसाद के जीवन में उसकी पत्नी के अतिरिक्त जो है 2 अन्य स्त्रियों से भी उसका संबंध होता है, तो वहीं पे एक संतो होती है और उसके बाद उसका संबंध जो है मलका से होता है, तो मलका नाम की स्त्री भी उसके जीवन में आती है। तो फिर मलका जो है उससे प्रेम करती रहती है, लेकिन गंगा प्रसाद विवाहित होता है और वो मलका क्योंकि एक वैश्या होती है तो वो उससे विवाह करने को भी मना कर देता है, उससे विवाह नहीं करता समाज के डर के कारण। तो इस कारण जो है मलका उसको छोड़ के चली जाती है। फिर मलका का विवाह जो है किसी अन्य पुरुष से होता है। तो इन्हीं सब कहानियों पर आधारित ये चौथा खंड है। अब बात करें इसके 5वें खंड की, तो 5वां खंड इसकी चौथी पीढ़ी यानी कि नवल किशोर पर आधारित है। नवल किशोर किस प्रकार से बड़ा होता है, नवल किशोर की एक बहन भी है यानी गंगा प्रसाद की पुत्री भी है विद्या। तो 5वां खंड पूरा का पूरा इन दोनों पर आधारित है, जहाँ नवल किशोर की शिक्षा, उसके निजी जीवन, उसका प्रेम प्रसंग, विद्या के जीवन की घटनाएं, विद्या की शिक्षा, विद्या का विवाह, विद्या की वैवाहिक समस्याएं आदि, इन सभी का विवरण जो है 5वें खंड में मिलता है। और इसके अंत में जो कहानी है, ये उपन्यास है, उसके अंत में हमें बहुत ही सुंदर एक लाइन आती है इसमें लेखक के द्वारा कि 2 बूढ़े, अगर मैं इस लाइन को आपको पढ़ के बता दूं तो वाकई बहुत अच्छी लाइन लगी थी मुझे कि 2 बूढ़े जिन्होंने युग देखा था, जिंदगी के अनेक उतार चढ़ाव देखे थे, जिनके पास अनुभवों का भंडार था, विवश थे, निरुत्तर थे। तो ये जो है लेखक के द्वारा इस उपन्यास के अंत में कहा गया है। तो यहाँ 2 बूढ़े जिनकी बात की गई है इस उपन्यास के अंत में, तो उपन्यास के अंत में क्या होता है, जो नवल किशोर है वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेता है और जेल जो है वो चला जाता है। तो यहाँ तक की समस्याएं जो है इसमें वर्णित है। और अंत में जो 2 बूढ़े का जिक्र है तो वो है ज्वाला प्रसाद और बूढ़ा भीखू। तो ज्वाला प्रसाद जो है इस उपन्यास में उसने करीब 70 वर्ष की अवधि के सारे चित्र, सारी परिस्थितियां जो है उसने इसमें देख ली और बूढ़ा भीखू भी उसके पास ही यहीं खड़ा रहता है। यानी कि तो अब अगर मैं बात करूं कि इस उपन्यास के, अगर प्रश्न यहाँ आता है कि इस उपन्यास में कौन सा ऐसा पात्र है जो इसके 5 खंडों में विद्यमान है, यानी कि एक तरह से जिसको हम कहानी में नायक कह भी सकते हैं, तो वो है ज्वाला प्रसाद, जो इसके 5 खंडों में विद्यमान है। इसके पहले खंड में भी ज्वाला प्रसाद, पहले और दूसरे खंड में तो जो संपूर्ण कहानी है वो संपूर्ण ज्वाला प्रसाद पर ही आधारित है। लेकिन इसके तीसरे और चौथे खंड में गंगा प्रसाद का वर्णन है, लेकिन क्योंकि वो ज्वाला प्रसाद उसका पिता है तो कहीं ना कहीं उसका वर्णन हमें उसमें भी देखने को मिलता है। और 5वां खंड संपूर्ण जो है नवल किशोर पर आधारित है, लेकिन कहीं ना कहीं ज्वाला प्रसाद का भी विवरण आपको मिलेगा। तो ये 5
पांचों खंडों में विद्यमान है ज्वाला प्रसाद। तो यहाँ हम इनको कह सकते हैं, लेकिन संपूर्ण हम रूप से हम नहीं कह सकते कि नायक है, क्योंकि पहले 2 खंड में आपको ज्वाला प्रसाद जो है नायक दिखेगा, तीसरे चौथे खंड में गंगा प्रसाद, वहीं पे 5वां खंड जो है पूरा का पूरा नवल किशोर पर आधारित है। तो ये इसके 5 खंडों में किस खंड में कौन सा है उसका विवरण है। अब बात करें अगर कि इसमें जो एक पारिवारिक है कि वो किस प्रकार से जो है पीढ़ियाँ आई हुई है, तो इसमें मैं दिखा दूं कि सबसे पहले जो है इसमें कुंदन लाल का नाम है। देखिए इसमें 2 पात्र है, कुंदन लाल और बनवारी लाल। ये मुंशी शिवपाल के जो है पिता होते हैं बनवारी लाल, और बनवारी लाल के पिता होते हैं कुंदन लाल। तो इन दोनों का केवल नाम आया है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इन दोनों का बाकी कहीं भी विवरण नहीं है, बस इनका जो है केवल नाम है कहानी में कि कुंदन लाल, उनके पुत्र होते हैं बनवारी लाल, और बनवारी लाल के पुत्र होते हैं, तो बनवारी लाल के जो है 2 पुत्र होते हैं। बड़ा बेटा होता है मुंशी शिवपाल और छोटा बेटा होता है राधे लाल। ये दोनों भाई हैं और दोनों जो है एक ही साथ में रहते हैं। मुंशी शिवपाल की पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो राधेलाल और उनका पूरा परिवार इन्हीं के साथ ही रहने लगता है, और राधेलाल की जो पत्नी होती है वो इस पूरे परिवार पर अपना हक जमाती रहती है, और पूरा परिवार जो है करीब करीब कह सकते हैं कि उसी के कब्जे में, उसी के अधिकार में था। तो ये संयुक्त परिवार में जो है इस प्रकार से रहते थे। और मुंशी शिवलाल का जो है पुत्र होता है ज्वाला प्रसाद, ठीक है। और ज्वाला प्रसाद मुंशी शिवलाल का पुत्र है। वहीं पे राधे लाल के 4 बेटे हैं। यहाँ पे मैंने उनके नाम भी दे दिए हैं कि राधे लाल के जो है 4 बेटों का जिक्र किया गया है। पहला बेटा होता है रामलाल, दूसरा होता है श्यामलाल, फिर होता है किशनलाल और फिर होता है बिशनलाल। तो ज्वाला प्रसाद की जो नौकरी है वो नायब तहसीलदार के रूप में हो जाती है। वहीं पे रामलाल जो है उसको पढ़ाई लिखाई हो चुकी है, उसका विवाह हो चुका है। उसके पुत्र का नाम जो है वंशीधर है, जो आगे कहानी में आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ मैं नाम ही बता रही हूँ। फिर उसके बाद श्यामलाल जो है आवारागर्दी करता था, फेल वेल होके अपना आवारागर्दी ही करता था, और किशनलाल और बिशनलाल जो है शिक्षा कर रहे थे। तो ये इसके पहले भाग में इनका वर्णन किया गया है कि ये लोग क्या करते थे। तो राधेलाल के ये 4 पुत्र हैं। अब ज्वाला प्रसाद का जो विवाह होता है वो होता है जमुना नाम की स्त्री से। फिर उसके बाद संबंध जो है जयदई से है, और उसके बाद जो है अगली पीढ़ी में गंगा प्रसाद का विवाह होता है रुक्मिणी से। फिर गंगा प्रसाद के 2 बच्चे होते हैं नवल और विद्या। नवल की प्रेमिका होती है उषा, और विद्या का विवाह जो है सिद्धेश्वरी से होता है। तो ये जो है संपूर्ण परिवार है जिनका वर्णन मैंने आप सभी को दे दिया। वहीं पे अब यहाँ पे जो मुंशी शिवलाल है उनका नौकर है घसीटा, और घसीटे की पहली पत्नी होती है रदिया, जिसकी मृत्यु हो चुकी होती है। और इसके बाद वो दूसरा विवाह जो है वो छिनकी से करता है। तो जब ये आप उपन्यास पढ़ेंगे तो यहाँ आपको छिनकी का जिक्र मिलेगा और घसीटे का जिक्र मिलेगा। पहली पत्नी का कोई जिक्र नहीं मिलता। छिनकी की जब छिनकी का विवाह होता है घसीटे से, तो भीखू जो है 8 वर्ष का होता है, उस समय इसका विवाह होता है। तो छिनकी और घसीटा जो है मुंशी शिवलाल के यहाँ नौकरी करते रहते हैं, और छिनकी का और मुंशी शिवलाल जी का अवैध संबंध होता है, और इस कारण से छिनकी खुद को मालकिन भी समझती रहती है। वहीं पे घसीटा जो है मुंशी शिवलाल के घर का भी नौकर होता है। इसके अलावा कचहरी में भी उनका नौकर होता है, उनके फाइलें लाना, पानी वानी पिलाना, जो भी कुछ छोटे मोटे काम होते हैं वहाँ पर वो ये करता है। भीखू भी, क्योंकि अब ये वहाँ पे उनके पिता और पत्नी जो है माता जो है वहीं पे काम करती है, माता पिता। तो भीखू भी शिवलाल के घर में ही वहीं पे पला बड़ा होता है, वहीं पे काम करता है, और बाद में ज्वाला प्रसाद के जब घाटमपुर में जाते हैं तो भीखू उनके साथ जाता है उनकी सेवा करने के लिए। तो ये घसीटे के पूरे परिवार का विवरण है। वहीं पे आपको एक घाटमपुर में जो है प्रभुदयाल नाम का जमींदार जो है वो भी देखने को मिलता है। तो प्रभुदयाल जो जमींदार है उसकी पत्नी होती है जयदई, और जयदई और ज्वाला प्रसाद का संबंध, ज्वाला प्रसाद के पुत्र गंगा प्रसाद का पालन पोषण जयदई के द्वारा होता है। तो ये सब कुछ घटनाएं जो है इसमें घटित होती है।
और काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग कह सकते कहानी जब आप उपन्यास पढ़ेंगे। जयदई का पुत्र जो होता है वो होता है लक्ष्मी चंद। तो पहले वाले जब मैंने कहानियाँ बताई थी तो थोड़ी बहुत इसमें गलतियाँ हो गई थी, तो इसलिए मैं अलग अलग से लेके आई हूँ। तो प्रभुदयाल जो है वो सामंतवाद का प्रतीक है, वहीं पे लक्ष्मी चंद जो है वो पूंजीपति का प्रतीक है, पूंजीवाद का प्रतीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे मैंने बता दिया। अब चलिए पात्रों की बात कर लेते हैं। उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। तो पहला है मुंशी शिवलाल, मझोले कद के हैं, उम्र इनकी 55 साल है, विधुर है, कचहरी में अर्जी नवीस का काम करते हैं और ये पहली पीढ़ी के हैं। राधेलाल मुंशी शिवलाल के छोटे भाई हैं, वकीलों की दलाली इनका काम है, थोड़ी सी दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, लालची हैं, 4 पुत्रों के पिता हैं। अगली पीढ़ी में आपको ज्वाला प्रसाद मुंशी शिवलाल के पुत्र हैं, दूसरी पीढ़ी के हैं और नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्त हुए थे घाटमपुर में। बस मैंने इतना ही लिखा है क्योंकि और ज़्यादा लिखूंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। जमुना ज्वाला प्रसाद की पत्नी है। गंगा प्रसाद ज्वाला प्रसाद का पुत्र है, तीसरी पीढ़ी है और इसकी शिक्षा की बात करें तो ये डिप्टी कलेक्टर बनता है। रुक्मिणी गंगा प्रसाद की पत्नी है। नवल गंगा प्रसाद का पुत्र है, चौथी वो अंतिम पीढ़ी है। विद्या गंगा प्रसाद की पुत्री है, नवल की बड़ी बहन है। अब बात करें कि घाटमपुर में जब ज्वाला प्रसाद की नियुक्ति होती है तो वहाँ उसको जमींदारी महाजन जो लोग होते हैं, जमींदार लोग होते हैं, कुछ अलग अलग लोगों से उनका संबंध, उनका जो है क्षेत्र दिखाया गया है। तो घाटमपुर में जो कुछ लोगों से उसका फिर आगे जो रिश्ता दिखाया गया है, आगे जो कहानी दिखाई गई है, तो वो है प्रभुदयाल महाजन व जमींदार होता है। घाटमपुर के शिवपुरा गाँव का नंबरदार सामंतवाद का प्रतीक है। जयदई प्रभुदयाल की पत्नी है, ज्वाला से इसका संबंध है और ये जो है गंगा प्रसाद का पालन पोषण करती है। लक्ष्मीचंद प्रभुदयाल का पुत्र है, एकमात्र पुत्र इन दोनों का यही है। राधा लक्ष्मीचंद की पत्नी है। गजराज सिंह जमींदार है और प्रभुदयाल का कर्जदार है, प्रभुदयाल से इसने कुछ उधार लिए हुए थे। बरजोर सिंह गजराज का साला है, प्रभुदयाल का ये भी कर्जदार है, इसने भी जो है कर्जा कुछ लिया हुआ था। इसकी कहानी कुछ अलग ही इनके साथ संबंधित होती है और ये जो है प्रभुदयाल की हत्या कर देता है आवेश में आकर, क्योंकि बार बार जो है वो इसकी बेइज्जती करते रहते हैं, इस कारण जो है आवेश में आकर उसकी हत्या कर देता है। लेकिन जब इसको पछतावा होता है तो ये क्या करता है, ये स्वयं फिर आत्महत्या कर लेता है। घसीटा कहार जाति का है, मुंशी शिवलाल को कचहरी में पानी आदि पिलाने का व अन्य काम करता है, शिवलाल का नौकर है। छिनकी घसीटा की दूसरी पत्नी है, पहली पत्नी राधिका की मृत्यु के पश्चात इससे दूसरा विवाह किया था इसने। शिवलाल के घर में काम करती है, शिवलाल से इसका अवैध संबंध है। भीखू घसीटा व उसकी पहली पत्नी का पुत्र है, ये भी शिवलाल के घर में काम करता है। मुंशी राम सहाय ज्वाला प्रसाद का मामा है, इनके यहाँ ही ज्वाला प्रसाद का पालन पोषण और पढ़ाई हुई थी और ये जो है मुंशी शिवलाल के बिल्कुल विपरीत स्वभाव के है, बहुत अच्छे स्वभाव की है। महारानी राम सहाय की पत्नी है, ज्ञान प्रकाश राम सहाय का छोटा पुत्र है। वंशीधर रामलाल का बेटा है, जिसके बारे में मैंने पीछे भी बताया था। उपन्यास के तीसरे खंड में जो है दिल्ली दरबार का वर्णन है। जो ये दिल्ली दरबार लगता था जिसमें अलग अलग अंग्रेज के लोग, अलग अलग राजा महाराजा जो आते थे, तो इस उपन्यास में भी उसके तीसरे खंड में जहाँ गंगा प्रसाद की बात की गई है, वहाँ पे गंगा प्रसाद जो है इस दिल्ली दरबार में शामिल होने जाता है। तो जो दिल्ली की ट्रेन में वो बैठता है दिल्ली जाने के लिए, तो उसी ट्रेन में उसको बहुत सारे लोग भी मिलते हैं। तो यहाँ पे उन लोगों में है रिपु दमन सिंह, बनारस के डिप्टी कलेक्टर है। रूपवती रिपु दमन की पत्नी है और शिव प्रताप से इसका अवैध संबंध है। राधा विशन पेशे से ये जोहरी होता है। सतवंती यानी संतो, तो पीछे मैं संतो बताया था, उसका मूल नाम सतवंती है लेकिन संतो है। ये राधा विशन की पत्नी है और गंगा प्रसाद को इससे आकर्षण हो जाता है, वो इसे
के प्रति खिंच जाता है। दोनों में पहले संबंध हम कह सकते हैं, तो इन दोनों में अवैध संबंध भी हो जाता है। मलका पेशे से वैश्या है, गंगा प्रसाद से इसका भी संबंध होता है। ये उससे प्रेम भी करती है, विवाह भी करना चाहती है, लेकिन गंगा प्रसाद जो है समाज के डर से इसे विवाह नहीं करता है। बाद में ये अपना नाम जो है माया शर्मा रख लेती है और कुछ इसकी भी जीवन की घटनाएं हैं। और फिर जो है इसका विवाह जो है सत्यव्रत शर्मा से हो जाता है। तो सत्यव्रत शर्मा मलका से जिसका विवाह होता है। इसका 5वां खंड जो है, जैसे मैंने बताया कि नवल किशोर पर आधारित है, तो नवल किशोर से संबंधित जो कुछ लोग इसमें आए हुए हैं वो हैं राय बहादुर कामतानाथ। ये गंगा प्रसाद के मित्र हैं और नवल किशोर इनकी ही बेटी से प्रेम करता है। उषा कामतानाथ की पुत्री है और नवल से प्रेम करती है। विद्या नवल की बड़ी बहन है। गौरी उषा का बड़ा भाई है। बिंदेश्वरी प्रसाद विद्या का ससुर है। सिद्धेश्वरी प्रसाद विद्या का पति है। तो यहाँ भी कुछ अलग अलग घटनाएं होती है कि जो ये नवल है उसको विदेश जाना होता है पढ़ाई के लिए, लेकिन वो नहीं जाता। इस कारण जो उषा और नवल का रिश्ता है वो ख़त्म हो जाता है। नवल जो है स्वतंत्रता संग्राम में आंदोलन में जो है कूद पड़ता है, तो इन्हीं के कारण जो वो आगे की शिक्षा के लिए नहीं जाता वो विदेश, तो उषा और नवल का रिश्ता जो है ख़त्म हो जाता है। वहीं पे विद्या के बारे में दिखाया गया है कि विद्या के ससुराल वाले कितने लालची होते हैं, उसको मारते पीटते रहते हैं। तो विद्या किस प्रकार से उनसे छूटती है और उससे जीवन से घटनाएं हैं। प्रेम शंकर नवल का मित्र है, हॉस्टल में जो है नवल का साथी होता है। वहीं पे सिद्धेश्वरी जो है उसके एमए का सहपाठी है। डॉक्टर ठाकुर भूप सिंह, जिसके दोषी होने के बावजूद, सबसे कहानी जब आप पहली लाइन पढ़ेंगे तो ठाकुर भूप सिंह का नाम आता है। वो गांव का ठाकुर होता है और उसके दोषी होने के बावजूद जो है शिवलाल जो है उसको बचा लेता है और इन्हीं सब के कारण जो है शिवलाल के बेटे को नायब तहसीलदार की नौकरी वहाँ पे ये लगवाता है। ठाकुर थम्मन सिंह डिप्टी कलेक्टर है। सेठ घनश्याम दास, ये इसकी गौण हम कह सकते हैं। जो बीच बीच में नाम आए हैं उन पात्रों के नाम मैंने लिख लिए हैं, बाकी बहुत ज़्यादा पात्र हैं तो सभी के नाम मैं यहाँ नहीं लिख पाई हूँ। पंडित सोमेश्वर नाथ बरेली के डिप्टी कलेक्टर है। अल्लामा वैशी बरेली का गुंडा है। सुमेर सिंह थानेदार है। मिस्टर वाट्स अंग्रेज अफसर है। फरहतुल्ला जौनपुर का मुसलमान है। देखिए, आप इन सभी को ना याद करके जो ऊपर जो मुख्य दिए गए हैं उन्हीं को देखिएगा। अब यहाँ पर इस उपन्यास में कुछ जब ना आप पढ़ेंगे, वैसे तो बहुत अधिक बहुलता हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा दिए गए, फिर भी कुछ जो जोड़ियाँ हैं उनकी बात करूँ तो ज्वाला प्रसाद जमुना, घसीटा छिनकी, गंगा प्रसाद रुक्मणी, प्रभुदयाल जयदई, राम सहाय महारानी, राधा विशन सतवंती या संतो, रिपुदवन रूपवती, मलका का कैसे होता है, पीछे भी मैंने नाम बताया था कि उसका विवाह जो है सत्यव्रत से होता है। तो इसी प्रकार से बहुत सारी जोड़ियां भी इसमें आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जिनका उनसे अवैध संबंध होता है। इसकी बात करें तो देखिए, ज्वाला प्रसाद का अवैध संबंध जयदई से होता है, शिवलाल का छिनकी से। वहीं पे गंगा प्रसाद की बात करें तो विलासिता प्रवृत्ति के होने के कारण पत्नी के रहते इनका संबंध जो है संतो व मल्लिका दोनों से होता है। और इसके अलावा तो छोटे छोटे और भी पात्र जो है बहुत सारे, आपको बहुत सारी ऐसी कहानियाँ देखने को मिलेगी। तो ये कुछ ऐसे पात्र हैं जिनका जिक्र मैंने यहाँ पर किया है। और ये संपूर्ण जो पात्र परिचय आदि से महत्वपूर्ण बिंदु थे, महत्वपूर्ण चीज़ें थी, मैंने आप सभी को आज के वीडियो में बता दी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई मिस्टेक दिखे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।